न 3 में न 13 में, न 3 में न 13 में। एक नगर सेठ थे। अपनी पदवी के अनुरूप वे अथाह दौलत के स्वामी थे। घर, बंगला, नौकर चाकर थे। एक चतुर मुनीम भी थे जो सारा कारोबार संभाले रहते थे। किसी समारोह में नगर सेठ की मुलाकात नगर वधू से हो गई। नगर वधू यानी शहर की सबसे खूबसूरत वेश्या। अपने पेश की जरूरत के मुताबिक नगर वधू ने मालदार व्यक्ति जानकर नगर सेठ के प्रति सम्मान प्रदर्शित किया। फिर उन्हें अपने घर पर भी आमंत्रित किया। सम्मान से अभिभूत सेठ दूसरे तीसरे दिन नगर वधू के घर जा पहुंचे। नगर वधू ने आतिथ्य में कोई कमी नहीं छोड़ी। खूब आवभगत की और यकीन दिला दिया कि वह सेठ से बेइंतहा प्रेम करती है। अब नगर सेठ जब तब नगर वधू के ठौर पर नजर आने लगे। शामें अक्सर वहीं गुजरने लगी। नगर भर में खबर फैल गई। काम धंधे पर असर होने लगा। मुनीम की नजरें इस पर टेढ़ी होने लगी। एक दिन सेठ को बुखार आ गया। तबीयत कुछ ज्यादा बिगड़ गई। कई दिनों तक बिस्तर से नहीं उठ सके। इसी बीच नगर वधू का जन्मदिन आया। सेठ ने मुनीम को बुलाया और आदेश दिए कि एक हीरो जड़ा नौलखा हार खरीदा जाए और नगर वधू को उनकी ओर से भिजवा दिया जाए। निर्देश हुए कि मुनीम खुद उपहार लेकर जाएं। मुनीम तो मुनीम था, खानदानी मुनीम। उसकी निष्ठा सेठ के प्रति भर नहीं थी, उसके पूरे परिवार और काम धंधे के प्रति भी थी। उसने सेठ को समझाया कि वे भूल कर रहे हैं। बताने की कोशिश की, वेश्या किसी व्यक्ति से प्रेम नहीं करती, पैसों से करती है। मुनीम ने उदाहरण देकर समझाया कि नगर सेठ जैसे कई लोग प्रेम के भ्रम में वहां मंडराते रहते हैं। लेकिन सेठ को न समझ में आना था, न आया। उनको सख्ती से कहा कि मुनीम नगर वधू के पास तोहफा पहुंचाएं। मुनीम क्या करते, एक हीरो जड़ा नौलखा हार खरीदा और नगर वधू के घर की ओर चल पड़े। लेकिन रास्ते भर वे इस समस्या को निपटाने का उपाय सोचते रहे। नगर वधू के घर पहुंचे तो नौलखा हार का डब्बा खोलते हुए कहा, यह तोहफा उसकी ओर से जिससे तुम सबसे अधिक प्रेम करती हो। नगर वधू ने फटाफट 3 नाम गिना दिए। मुनीम को आश्चर्य नहीं हुआ कि उन 3 नामों में सेठ का नाम नहीं था। निर्विकार भाव से उन्होंने कहा, देवी, इन 3 में तो उन महानुभाव का नाम नहीं है जिन्होंने यह उपहार भिजवाया है। नगर वधू की मुस्कान गायब हो गई। सामने चमचमाता नौलखा हार था और उससे भारी भूल हो गई थी। उसे उपहार हाथ से जाता हुआ दिखा। उसने फौरन 13 नाम गिनवा दिए। 13 नाम में भी सेठ का नाम नहीं था। लेकिन इस बार मुनीम का चेहरा तमतमा गया। गुस्से से उन्होंने नौलखा हार का डब्बा उठाया और खट से उसे बंद करके उठ गए। नगर वधू गिड़गिड़ाने लगी। उसने कहा कि उससे भूल हो गई है। लेकिन मुनीम चल पड़े। बीमार सेठ सिरहाने से टिके मुनीम के आने की प्रतीक्षा ही कर रहे थे। नगर वधू के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे थे। मुनीम पहुंचे और हार का डब्बा सेठ के सामने पटकते हुए कहा, लो अपना नौलखा हार, न तुम 3 में न 13 में। यूं ही प्रेम का भ्रम पाले बैठे हो। सेठ की आंखें खुल गई थीं। इसके बाद वे कभी नगर वधू के दर पर नहीं दिखाई पड़े। देखना है ऊंट किस करवट बैठता है। देखना है ऊंट किस करवट बैठता है। एक गांव में सप्ताह में एक बार हाट लगती थी। दाल, सब्जी, अनाज, कपड़े यानी घर गृहस्थी का सारा सामान उस हाट में मिल जाता था। आसपास के गांवों से भी लोग उस हाट से सामान खरीदने आते थे। दुकानदार हाट में बेचने के लिए अपना सामान बैलगाड़ी, ऊंट, खच्चर पर लाद कर लाते थे। छोटे छोटे दुकानदार तो सामान को सिर पर ही रख लाते थे। उस गांव में कुंजड़ा और कुम्हार भी रहते थे। वे दोनों भी अपना सामान हाट में ले जाकर बेचते थे। कुंजड़ा हाट में सब्जी और फल बेचता था और कुम्हार को हाट में सामान ले जाने का भाड़ा बहुत देना पड़ता था, जिसके कारण उन्हें मुनाफा बहुत कम होता था। उसी गांव में एक ऊंट वाला भी रहता था। कुंजड़ा और कुम्हार ने सोचा कि वे अपना सामान हाट में ऊंट पर लाद कर ले जाएंगे और भाड़ा आधा आधा चुका देंगे। ऐसा करने से दोनों को ही फायदा होगा। जैसे ही हाट का दिन आया तो कुंजड़े ने ऊंट की पीठ पर एक ओर अपनी सब्जियां और फल लाद दिए तो दूसरी ओर कुम्हार ने अपने मिट्टी के बर्तन लाद दिए। दोनों ऊंट के साथ साथ चलने लगे। ऊंट वाला भी रस्सी पकड़कर आगे आगे चल रहा था। थोड़ी दूर चलने पर ऊंट ने अपनी गर्दन घुमाई तो उसे सब्जियों के पत्ते लटकते हुए दिखाई दिए। ऊंट की डोरी लंबी होने के कारण उसने गर्दन पीछे करके सब्जियों के पत्ते खा लिए। कुंजड़े को यह देखकर बहुत दुख हुआ। कुछ ही देर में ऊंट ने जब दोबारा गर्दन पीछे करके सब्जियों के पत्ते खाए तो कुंजड़े ने ऊंट वाले से कहा, भैया, ऊंट सब्जियां खा रहा है, इसकी डोरी खींच कर रखो वरना यह सारी सब्जियां खराब कर देगा। ऊंट वाले ने कुंजड़े की बात मानकर रस्सी खींचकर पकड़ ली। लेकिन ऊंट अपनी आदत से बाज नहीं आया और बार बार पीछे गर्दन करके सब्जियों को खाता रहा। कुंजड़े का नुकसान होता देखकर कुम्हार को बहुत मजा आ रहा था।
कुम्हार तो कुंजड़े का मजाक बनाने लगा। कुंजड़ा अपने मन में सोचने लगा कि हाट पहुंचते पहुंचते सब्जियों का भार कम हो जाएगा। सब्जियों का भार कम होते देखकर कुम्हार हंसने लगा। तब कुंजड़े ने कहा, देखना है ऊंट किस करवट बैठता है। धीरे धीरे सब्जियों का भार कम हो गया तो बर्तनों का झुकाव नीचे की ओर अधिक हो गया। कुम्हार को देखकर चिंता होने लगी। कुम्हार यह सोचने लगा कि देखना है कि ऊंट किस करवट बैठता है। जब ऊंट हाट में पहुंच गया तो कुंजड़े और कुम्हार ने अपना सामान लगाने के स्थान पर ऊंट को बैठा दिया। बर्तनों का भार अधिक होने के कारण ऊंट उसी करवट से बैठ गया। बेचारे कुम्हार के सारे बर्तन टूट गए। कुंजड़े ने कुम्हार का नुकसान होते देखकर कहा, देखना है ऊंट किस करवट बैठता है। शिक्षा, दूसरों का नुकसान होते देखकर खुश नहीं होना चाहिए। कंजूस मक्खी चूस। कंजूस मक्खी चूस। कहावतों की दुनिया बड़ी रोचक होती है। एक वाक्य या वाक्यांश में पूरी की पूरी बात कह देना, मगर कभी सोचा है कि इन कहावतों के पीछे और क्या और कैसी कहानियां बनी छुपी रहती हैं। ऐसी ही एक कहानी याद आ गई इस कहावत की। एक आदमी था बेहद कंजूस। कभी किसी को ऐगी कुछ खिलाता न पिलाता, खुद भी कभी उनके यहाँ नहीं जाता कि किसी के यहाँ कुछ खा पी लेने पर लोग उसे भी खिलाने पिलाने को कहेंगे। एक बार उसकी माँ ने उसे बाजार से घी लाने को कहा। घी लेकर जब वह लौट रहा था, क्या अचानक एक मक्खी घी के कटोरे में गिर पड़ी। कंजूस को बड़ा गुस्सा आया। उसने मारे गुस्से के मक्खी को कटोरे से बाहर निकाला और झटके से उसे फेंकना चाहा कि एकदम से रुक गया। उसने मक्खी की ओर देखा। उसके पूरे बदन पर घी लिपटा हुआ था। इतने घी का नुकसान। उसने उस माखी को मुंह में रख लिया। सारा घी चूस लेने के बाद उसने उसे मुंह से बाहर निकाल कर फेंक दिया और घर की ओर चल पड़ा। वह खुश था कि उसने घी का नुकसान नहीं होने दिया। संयोग की बात कि जिस समय वह यह सब कर रहा था, उसके गांव के एक आदमी ने उसे ऐसा करते देख लिया। बस तभी से उसका नाम न केवल कंजूस मक्खी चूस पड़ गया, बल्कि बेहद कंजूस को इसी नाम से पुकारे जाने का रिवाज ही चल पड़ा। और भी इंटरेस्टिंग स्टोरी देखने के लिए सो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। बाय।